All right. तो हमने last time we talked about different types of tax system, जिसमें progressive tax system था, proportional था, regressive था, और उन पे हमने बात की। नोट्स आपने अगर नहीं कंसल्ट किए अभी तो कर लीजिएगा। अच्छा, आगे हम आ गए व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स हम जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये इट इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड वेल्थ। अब इनकम पे जो लगता है ऑफ कोर्स वो इनकम टैक्स होता है। किसी भी किस्म की आपकी इनकम है, चाहे आप एक बिजनेसमैन है एंड यू अर्न प्रॉफिट, तो अगर आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना है दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स। आप जो हैं वो कोई सैलरीड इंडिविजुअल हैं, यू आर एन एम्प्लॉय समवेयर एंड यू गेट अ सैलरी, उस पे टैक्स देते हैं, वो आप तब भी डायरेक्ट टैक्स ही कहलाएगा। सिर्फ ये कि उनके नाम फर्क हो सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, प्रॉफिट टैक्स हो गया, ये नाम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये हैं सारे डायरेक्ट टैक्स क्योंकि ये आपकी इनकम पे लगते हैं। डजेंट मैटर इन व्हाट वे you are earning it, like either you are a businessman or an employee, तो वो इसी में आ रहा है। अच्छा, क्या कहते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स आगे में नजर आ रहा है। तो ये भी एक प्रॉफिट ही होता है, इसको भी हम, लेकिन कैपिटल गेन्स टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको कोई प्रॉपर्टी आपने अगर ली हुई है या कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं और वो सस्ते खरीदे हैं और वो महंगे हो गए हैं तो आपने बेच दिए हैं, तो आपको प्रॉफिट हुआ ना। तो इसको कैपिटल गेन्स बोलते हैं। तो इस पे भी जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स ही कहलाएगा। यानी कि एक चीज खरीदी तो सस्ती थी, व्हेन यू सेल इट, बेचते हैं तो यू आर एबल टू सेल इट एट हायर प्राइस। तो जो डिफरेंस है आपका कि जो सस्ती खरीदी थी और जो महंगी बेची है, दैट डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट, और उसको कैपिटल गेन्स बोलेंगे, और वो टैक्स जो लगेगा वो भी डायरेक्ट होगा। इसी तरह वेल्थ टैक्स भी होता है हमारे यहाँ। तो उस तरह से बहरहाल देते तो हैं जब ट्रांसफर करते हैं, यानी कि आप आप प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो रही है फ्रॉम योर फोर फादर्स, अब आप ओनर बन रहे हैं तो उस ट्रांसफर करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको इनहेरिटेंस टैक्स बोलते हैं। वेल्थ टैक्स उसी को बोल रहे हैं जो प्रॉपर्टी पे लग रहा है, तो ये भी डायरेक्ट टैक्स में आ रहा है। अच्छा, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है, ये आपने याद रखना है कि ये प्रोग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये प्रोग्रेसिव होता है, या मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर एक लाइन में। अच्छा, यहाँ लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये मैंने पीडीएफ खोल लिया। एक मिनट, मैं दूसरा खोल। अच्छा, तो ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब ये कि अगर आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ता जाता है। इसी तरह अगर आपकी वेल्थ बढ़ती जाती है तो उस पे टैक्स जो है ना वो भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि जिस जिसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और उसकी वैल्यू हायर है, उस पे टैक्स रेट ज्यादा लगेगा कंपेयर टू उस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लग रहा है जो कि कम वैल्यू का है और जो ट्रांसफर हो रही है, वो ऑफ कोर्स ये डिफरेंस होगा कि एक हायर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा कंपेयर टू अ लोअर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जबकि जब वो ट्रांसफर होती है। तो इसमें मैं यहाँ पर ऐड करता जाता हूँ, इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। या कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। अच्छा जी। अच्छा, अब ये बात हो गई तो आगे हम चलते हैं। एडवांटेजेस में तो पहले लिखा हुआ है जी, मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो अब इसकी डेवलपमेंट करनी है, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसको डेवलप करो, कि जी आपने लिखा कि वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज दैट इट इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो क्या करें इसको आगे, क्या कैसे आगे कनेक्शन बनाने हैं, हमने अच्छी डेवलपमेंट करनी है ताकि नंबर 3 मिल जाए एक ही पॉइंट के, कैसे डेवलप करें? Um, as a result, government expenditure will increase, such as construction of roads, leading to leading to maximization of public welfare. ओके, ऑल राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है कि मेजर सोर्स है तो दैट मनी इज लेटर ऑन यूज फॉर
for the benefit of the people, such as, क्योंकि खाली जनरल तो बताना, सच एज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन हो गया, या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया, और फर्दर यू कैन गो ऑन टू डेवलप इट के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से जो बिजनेस एक्टिविटी है वो फास्ट हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जा सकती हो, या एजुकेशन और हेल्थ केयर से आपकी क्या कहते हैं जो वर्कफोर्स है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है, तो उसको भी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जा सकती हो, तो बिल्कुल ऐसे डेवलपमेंट की जा सकती है. फिर हेल्प्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी as greater proportion of income is paid as tax by the rich. ये समझ आती है आपको? इनइक्वालिटी को कम करती है Yes. ये. क्या मतलब? सर क्योंकि प्रोग्रेसिव है. वेरी गुड, ऊपर लिख दिया है. क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है तो अमीर अपनी इनकम में से ज्यादा प्रोपोर्शन टैक्स का देता है एज कंपेयर टू अ पुअर पर्सन. तो इसलिए ये जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर उसको कम करने में हेल्प करती है. अच्छा, तो ठीक हो गई बात. ये आपने बता दिया को प्रोग्रेसिव है. अगर मैं देखो कनेक्शन देखो कितने बनाए, जरा इस पे गौर करें. हमने कहा डायरेक्ट टैक्स helps to reduce inequality as greater proportion of income is paid as tax by the rich. तो इससे तो आपको नंबर कितने मिलेंगे? देखो, अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो एनालाइज वाला आता है, या अगर ये डिस्कस वाला क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स वाला आता है, तो आपको होगा ये कि इन दोनों क्वेश्चन में इन नॉलेज का एक नंबर है, चाहे 8 वाला हो या 6 वाला हो. जो आपने कहा इट हेल्प्स रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो ये नॉलेज का नंबर मिल गया. ओके, आगे आपने कहा एज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज पेड एज टैक्स बाय द रिच. ठीक है, या बिकॉज इट इज प्रोग्रेसिव तो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज पेड एज टैक्स बाय द रिच. समझ आ गई? तो ये तो एक कनेक्शन बना है, तो इससे तो आपको एक नंबर डेवलपमेंट का मिलेगा या एनालिसिस का मिलेगा. एक और नंबर अगर लेना है, क्योंकि आपको पता है 6 नंबर में मैंने कहा है 2 पॉइंट ही एक्सप्लेन करने हैं, 8 नंबर में भी ज्यादा नहीं करने होते, 3 ही करने होते हैं फॉर और अगेंस्ट मिला के. तो एक और कनेक्शन जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि इसमें 2 नंबर मिले हुए अभी तक जो मैंने लिखा है. सर इस तरह से शायद कि helps to reduce inequality because it is a progressive tax. As a result, greater proportion of income will be paid as a tax by the rich. अच्छा, ज्यादा प्रोपोर्शन रिच देंगे तो आगे दोबारा बोलो जरा, आवाज कट गई थी. Direct tax helps to reduce inequality as it is a progressive tax. As a result, greater proportion of income will be paid as a tax by the rich, leading to higher living standards. ओके, अब यहाँ पर अगर आपने जो बात की है ना, यहाँ एक गैप आ गया. गैप ये आया है कि आपने कहा कि जो है ना ज्यादा टैक्स अमीर देंगे, तो फायदा क्या हुआ? मतलब इकोनॉमी पे अगर सवाल है कि डायरेक्ट टैक्स का इकोनॉमी पे क्या फायदा हो रहा है या लिविंग स्टैंडर्ड पे क्या फायदा हो रहा है, तो वहां तक तो इम्पैक्ट गया ही नहीं. क्या ख्याल है? गया? आपने कह दिया एंड पे लीडिंग टू हाई लिविंग स्टैंडर्ड, जबकि गैप है कि अगर अमीर ज्यादा टैक्स देगा तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई कैसे होगा? सवाल नहीं है ये. कनेक्शन मिस किया हुआ है. लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल हाई होगा, लेकिन वो किस तरह होगा ये नहीं बताया आपने, तो एक कनेक्शन मिस कर दिया आपने. So poor will also be able to satisfy their needs and wants. हाँ, तो यहाँ आप बिल्कुल ये बताते हैं कि जब ग्रेटर पोर्शन इनकम इज पेड एज टैक्स बाय द रिच, तो दैट अमाउंट ऑफ मनी कैन बी यूज्ड टू और कैन बी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट टू बेनिफिट पुअर पीपल. फॉर एग्जांपल, providing them free of cost education, providing them free of cost healthcare facilities, providing them free training. So that helps the poor to get better employment opportunities, to earn higher income, yeah, to save their income to spend on healthcare and education, and that money can be spent on buying or satisfying their needs and wants टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड. समझ? अब देखा, अब मैंने एंड पे लिविंग स्टैंडर्ड लगा दिया, तो आपकी डेवलपमेंट ऐसी हो कि एग्जामिनर सोचता रहे उसके फरिश्ते भी नंबर ना काट सके. क्लियर हो गया ना? Yes. अच्छा, आगे चलते हैं. तो आगे बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे हमने कहा ये फायदा है, और आगे मैंने हिंट लिखा हुआ है यही कि डेवलपमेंट का, पीपल हुज इनकम इज लो आर नॉट सपोज टू पे टैक्स. तो अब इसको मुझे डेवलप करके दिखाओ 3 नंबर कैसे नहीं. एक तो हो गया डायरेक्ट टैक्स जो है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज दैट इट इज बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे. सो एज अ रिजल्ट
people whose income is low are not supposed to pay tax. Fine. तो ये तो 2 नंबर मिलेंगे 1 पॉइंट के, और हमें 6 और 8 में 3 नंबर लेने होते 1 पॉइंट के। सोचो सोचो, कोई मसला नहीं। नहीं देर में आ Hence, रहा। poor people, hence people who earn low income would not be burdenized. हाँ, इसका मतलब ये है कि आप जब हुद इनकम इज लो आर नॉट सपोज टू पे टैक्स, तो इसका मतलब है कि पुअर पीपल हु हैव लो इनकम वुड नॉट फर्दर फॉल इनटू पॉवर्टी या मिजरेबल पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी आप बोल सकते हैं। तो इससे जो है ये आप चीज ऐड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की तरफ जा सकते हैं कि दोज हु आर नॉट एबल टू पे दे वोंट पे, so that relieve them from the tension of paying taxes. Obviously आपने कहा it will overburden them and lead them towards वो absolute poverty। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, वैसे आगे पढ़ेंगे, जिसमें आपकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही होती। ऑफ कोर्स उनकी इनकम लो है तो अगर टैक्स भी देंगे तो फिर तो वो भी नहीं है ना पूरी होंगी बेसिक नेसेसिटी, अगर वो हार्डली दे आर एबल टू मेक देयर बोथ हैंड्स मीट। सही ना? Yes. क्या? हाँ। अच्छा, इस तरह डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी काम है जो हम कर रहे हैं, बहुत टेक्निकल चीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, पेपर को ही कर रहे हैं समझ लो आप। एक्ट्स एज अ डिसएडवांटेज क्या है जी? एक्ट्स एज अ वर्क डिसइंसेंटिव एज टैक्स परसेंटेज इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम। तो वही बात, एक कनेक्शन तो बना हुआ है, डिसइंसेंटिव है क्योंकि जो ज्यादा कमाएगा वो उसको ज्यादा टैक्स पे करना है, तो वो उसके लिए ये डिस्करेजिंग है। अच्छा, तो उससे क्या होगा? As a result, countries' labor resource would not be fully utilized, leading to lower output. इसका मतलब है कि एज अ रिजल्ट people would like to get unemployed or people would like to leave jobs, right? तो उससे ऑफ कोर्स जो आपने आगे बताया है, तो that will not take the country towards their full potential. Many of the resources in the form of labor will not be utilized and there will be no economic growth or slow economic growth, और इस तरह करके आप इसको डेवलप कर सकते हैं। और फिर not enough goods would be available for the people of the country, leading to lower living standard। सही हो गया ना? जी। फिर reduces, दूसरा disadvantage क्या है? reduces enterprise disincentive, as higher the profit higher will be the tax। ये भी ऑलमोस्ट वही चीज है, सिर्फ फर्क ये है कि वो इंडिविजुअल की बात हो रही थी, ये बिजनेस की बात हो रही है। तो ये भी कहेंगे यार कि प्रॉफिट नहीं, हमें ज्यादा टैक्स ले लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये बिजनेस को बंद कर देंगे। एंटरप्रेन्योर्स वोंट बी इनकरेज टू सेट अप देयर बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो उससे क्या होगा? डेवलप करो आगे। Higher level of unemployment. जी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। इट इज अ नॉन डेवलपमेंट और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर दैट मनी कुड हैव बीन यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह, और इस तरह करके आप इसको भी आगे डेवलप कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। टैक्स एवेजन आगे आ गया। टैक्स एवेजन इज इजियर, पीपल टेंड टू हाइड देयर इनकम एंड प्रॉपर्टी। ये आ गया कि अब उन्होंने कहा है कि ये डायरेक्ट टैक्स में जो है ना, टैक्स एवेजन आसान होता है और लोग आसानी से अपनी इनकम प्रॉपर्टी को हाइड, एज, क्योंकि लोग आसानी से, आसान क्यों होता है आगे आपने बता दिया, एज पीपल वुड बी एबल टू हाइड देयर इनकम एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, तो आगे हम इसको क्या डेवलप करेंगे, बता दो। Tax revenue will decrease. As a result, government spending for maximization of public welfare will also decrease. बिल्कुल सही बात आपने की है, पर थोड़ी ये है कि जो पब्लिक वेलफेयर वाली बातें ना, जैसे कि ये वर्ड्स है ना, इट विल बी बेनिफिशियल और हार्मफुल, और दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, इट विल बी वेरी यूजफुल, ये इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड किया जाए और ट्राई टू बी स्पेसिफिक।
बताना है कि एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ केयर सेक्टर में जहां पर भी है, तो वहां पर फिर गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का उतना इनकम नहीं आ रही, एज टैक्स इज वन ऑफ द मेजर, इनफैक्ट द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इस तरह करके। तो अच्छा, ये बात हो गई। तो एजुकेशन नहीं देंगे तो आगे मतलब और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अच्छा, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका नंबर इकोनॉमिक्स में कटे ही ना। अच्छा, फिर आ गया जी, व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो इट इज द टैक्स जो कि स्पेंडिंग पे लगता है, आसान लफ्जों में जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो वो होता है, आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उसमें प्राइस में इंक्लूडेड होता है टैक्स। आपने शायद कभी देखा हो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, इस तरह करके लिखा होता है ना। Yes. तो आपको प्रोडक्ट भी लेना तो उसकी पैकेजिंग के ऊपर लिखा होता है इतने परसेंट टैक्स है। हम तो खैर प्राइस पे करके साइड पे हो जाते हैं। तो लेकिन उसमें टैक्स शामिल होता है। हम कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पर भी यही होता है। मोबाइल हम लोड करवाते हैं, वो भी, उसमें भी टैक्स होता है। अच्छा, ओके, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, तो आगे हम चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। तो आपको बता दी जाता है कि ये लोगों की स्पेंडिंग पे लगता है, क्योंकि स्पेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज पे ही होती है ना, तो इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको भी हम इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं। अच्छा, अब उसमें सबसे पहले एक आ रहा है एड वैलोरम टैक्स। आपने याद रखना है, जो एड वैलोरम टैक्स है ना, ये किसी, ये अमाउंट नहीं होती कि आपको 10 रुपए टैक्स देना है या 20 रुपए टैक्स देना है। एड वैलोरम एक परसेंटेज होती है विच इज अप्लाइड ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कहा जी गाड़ियों पर टैक्स लगेगा जो बाहर से आएंगी 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार। इसका मतलब ये है कि अगर एक गाड़ी 25 लाख की है तो उसका 2% कुछ और निकलेगा, एक गाड़ी 50 लाख की है तो उसका 2% कुछ और निकलेगा। ऑफ कोर्स, जितनी गाड़ियों की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी उतना ही वो जो टैक्स है वो भी ज्यादा होता जाएगा। तो ये बात जो है वो जेन में आपने रखनी है। इसलिए एड वैलोरम जब टैक्स लगता है तो जो कर्व है ना, सप्लाई कर्व, वो उसका स्लोप भी चेंज होता जाता है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल चलो दे ही देता हूँ, आपको पता तो होना चाहिए। वैसे ए लेवल में डिटेल में इसको डिस्कस किया जाता है। जैसे ना, एक होता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स तो वो होता है कि आपको ना हर आइटम पे एक सर्टन अमाउंट पे करनी है टैक्स की, कि अगर एक आइटम है तो 10 रुपए टैक्स, ठीक है, दो होंगी तो 20 रुपए टैक्स, तीन है तो 30 रुपए। तो इस तरह के केस में जब आप सप्लाई का कर्व बनाते हैं ना, ये चूंकि ये नॉन प्राइस फैक्टर है सप्लाई का, तो जब आप स्पेसिफिक टैक्स लगेगा ना तो सप्लाई का भी यहाँ चली जाएगी। यानी कि पैरेलल शिफ्ट ही आएगा। पैरेलल क्यों आएगा? क्योंकि सेम इजाफा हो रहा है ना। अगर एक चीज पे 10 रुपए, दो पे 20 रुपए, तीन पे 30 रुपए, तो इसलिए पैरेलल आपको शिफ्ट नजर आएगा। लेकिन अगर मैं एड वैलोरम की बात कर लूं, एड वैलोरम टैक्स, तो चूंकि ये एक परसेंटेज होती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये अगर सप्लाई का कर्व है ना, तो वो कुछ यूं जाएगा ऐसे। स्लोप भी चेंज हो रहा है। पता क्यों स्लोप चेंज हो रहा है? स्लोप ज्यादा स्टीप होता जा रहा है। क्या वजह है? कोई आइडिया है? वो इसीलिए कि Mm, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो टैक्स की अमाउंट भी पहले से ज्यादा होती जाती है। अब ये नहीं है कि एक चीज पे 10 रुपए तो दूसरे पे 20 रुपए, नहीं भाई, वहां परसेंटेज है, एक पे 10%, तो उसकी वैल्यू कुछ जो भी निकलेगी। एक अब जो प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस ज्यादा है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर को अगर जाएंगे ज्यादा है तो उस पे अमाउंट ज्यादा निकलेगी, अमाउंट ज्यादा निकलेगी, तो स्लोप जो है वो ये मजीद डिस्करेजिंग हो जाएगा ना सप्लायर के लिए। तो वो तो था एक अमाउंट दे रहे हैं तो सप्लायर एक ही सर्टन वे में डिस्करेज हो रहा है, तो पैरेलल शिफ्ट आ रहा है। इसमें चूंकि जितनी प्राइस ज्यादा उतने ही वो चूंकि परसेंटेज सेम अप्लाई हो रही है तो वैल्यू ज्यादा निकलेगी, तो वो स्लोप भी साथ साथ बढ़ता जाएगा। समझ आ रही बात की? yes. अच्छा, ओके। ये इतना ही बताना था, क्योंकि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो ए लेवल में जब करोगे इकोनॉमिक्स तो उसमें फिर टीचर्स आपको बताएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये हमें समझ आ गई एड वैलोरम की, और मैंने आपको लिख दिया जैसे इम्पोज एज परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि वीएटी है। वीएटी पता क्या होता है? वीएटी होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये एड वैलोरम होता है। वो क्या है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने ना कॉटन क्रॉप उगाई, ओके, कॉटन से आपने थ्रेड बनाया, तो वैल्यू एड हुई।
टैक्स, एड वैलोरम। फिर आपने थ्रेड से कपड़ा बनाया, कपड़े के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वैल्यू ऐड हुई, तो इस पे भी एड वैलोरम टैक्स। फिर उस कपड़े को आपने रेडीमेड गारमेंट की शक्ल दे दी, पहले तो पीस ऑफ क्लॉथ था, ये भी वैल्यू ऐड हुई, इस पे भी जो टैक्स लग रहा है एड वैल्यू, तो ये है वैल्यू एडेड टैक्स। हर स्टेज में जो भी वैल्यू ऐड होती जा रही है, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी, तो वो उस पे जो टैक्स लग रहा है हर स्टेज पे, वो वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है और वो एड वैलोरम होता है। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी भी लिखी हुई है, तो एक्साइज ड्यूटी बड़ी कॉमन है, जो कि कई आइटम पे लगती है, जैसे गाड़ियों पे भी लगती है। आपको ये तो पता होगा गाड़ियों में ना टोकन पे करते हैं, ये सुना है आपने कभी? और Yes. हाँ, वो टोकन असल में टैक्स होता है। और टोकन आपको, जब टोकन आप पे करते हो ना हर साल गाड़ी का, तो वो आपको स्टैंप लगा के देते हैं और उस पर लिखा होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो वो टैक्सेस ना अल्कोहल पे, सिगरेट पे, कुछ कई चीजें हैं जिन पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, और उसके लिए एक्साइज के दफ्तर जाना पड़ता है, वहां जाके ये आपको चार्जेस जमा करवाने होते हैं, और फिर वो आपको रिटर्न में स्टैंप लगा के देते हैं कि आपने टैक्स पे किया हुआ। और अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी को रोक लेंगे कि जब पहले टैक्स पे करके आए, आपने किया नहीं हुआ। तो एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह इम्पोर्ट टैरिफ्स लगते हैं, ये जो इम्पोर्टेड आइटम पे लगाए जाते हैं। तो ये अभी पता है गाड़ियों पे लगे होते हैं, ये अब गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट किन किन इम्पोर्टेड आइटम पे टैक्स लगा रही है, किन पे नहीं लगा रही। हो सकता है कई कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात है तो उन पे टैक्स नहीं ज्यादा लगा रही, जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है या गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, तो गवर्नमेंट टैक्स फिर ज्यादा भी लगा सकती है। बहरहाल ये टैरिफ जो है ना, वो ऐसा टैक्स होता है जो इम्पोर्टेड आइटम पे लगता है। लेकिन अब आप देखो, ये तमाम टैक्स जो लग रहे हैं ये चीजों पे लग रहे हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं इसीलिए। इसी तरह से यूजर चार्जेस, जैसे कि आप जब मोटरवे पे चढ़ते हैं तो टोल प्लाजा पे आपको टैक्स, वो टैक्स देना होता है, वो टैक्स ही है, यूज कर रहे हैं रोड को, फिर रोड को रिपेयर भी तो करना है, इसीलिए मोटरवे इतनी अच्छी होती है, कभी आपको खराब नजर ही नहीं आती। बहुत कम होता है कि काम हो रहा हो वहां पर, वो एक आधी लेन में हो रहा था, बाकी लेन बिल्कुल सही होती है। तो वो यूजर चार्जेस ये भी आपको पे करना होता है, तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स ही है, क्योंकि आप रोड इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो इसलिए आपको ही देना होता है, ये यूजर चार्जेस। अच्छा, इस तरह अगर मैं आपको बताऊं, कभी अगर आप जाओ ना लंदन, तो सेंट्रल लंदन एंटर होने के लिए ना, जहाँ जो मेन है, जो मेन सिटी है लंदन का, जहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज्यादा, और कई मूवीज की भी शूटिंग वहाँ बहुत ज्यादा हुई हुई है, हॉलीवुड की भी, इंडियन मूवीज की भी। अच्छा, तो वो ना, वहां पर जब आप एंटर होने लगते हैं तो वो आपसे चार्ज लेते हैं, आप कि जी पैसे दें, आप सेंट्रल लंदन में जा रहे हैं। ऑल्सो वो हम उसको बोलते हैं कंजेशन चार्ज, कंजेशन चार्ज, क्योंकि लंदन बहुत बिजी होता है, सेंट्रल लंदन, तो वहां पे आपको, क्योंकि आप कंजेशन में इजाफा करेंगे, आपको पैसे देने, तो वो भी इसी इंडायरेक्ट टैक्स में ही आ रहा है कि आप एंटर हो रहे हैं तो चले जी, आपने ये एरिया इस्तेमाल करना है, आपने विजिट करना है, तो चले पैसे दें, तो वो भी आ सकता है इसके अंदर। लेकिन हाँ, छुट्टी, अगर आप छुट्टी वाले दिन जाए ना, सैटरडे को संडे को, उस एरिया में तो कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो कंजेशन आप कर नहीं रहे होते ना, क्योंकि पहले ही ऑफिस बंद है, सब कुछ क्लोज है, तो इसलिए टेंशन नहीं। अच्छा, फिर हम आगे आगे एडवांटेजेस में इंडायरेक्ट टैक्स के, तो इसको देख लें। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब आगे मैंने हिंट दिया हुआ है क्या, चीपर एंड इजियर टू कलेक्ट एज फर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट इट फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड पेड। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है, अब ये सुन लो। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब मैंने चीपर तो लिख दिया है, लेकिन असल मतलब इसका होता है कि जितना खर्चा आप एक चीज पे कर रहे हैं, उसका बेनिफिट उससे कहीं ज्यादा है। वट एवर अमाउंट यू आर स्पेंडिंग ऑन अ सर्टन आइटम और सर्टन एक्शन, द रिजल्टेंट बेनिफिट इज अ लॉट मोर देन दैट, इसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। तो अब अगर आप फर्ज किया कि, तो कहते हैं इंडायरेक्ट टैक्स ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है कि आपने हर बंदे से कलेक्ट नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ किससे कलेक्ट करना है, बिजनेसेस से, फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि वहां कंज्यूमर पे करके जा रहा है। देखो ना, आप कोई चीज मार्केट से खरीद रही हो, तो आप तो पे कर रही हो प्रोडक्ट की, तो उसके अंदर टैक्स टैक्स शामिल है, अब जिम्मेदारी आपकी नहीं है टैक्स पे करना, आपने तो पे कर दिया दुकानदार को, अब दुकानदार ने पे करना है टैक्स गवर्नमेंट, इसलिए अब गवर्नमेंट को सिर्फ फर्म से ही कांटेक्ट करना है, वो फर्म्स को वो रिस्पॉन्सिबल कलेक्ट करने के, हर बंदे से भी। आप सोचो ना कि पूरी आबादी से कलेक्ट करना कितना टाइम कंज्यूमिंग है और कितना कॉस्टली है, और सिर्फ फर्म से, दुकानदारों से, बिजनेस से कलेक्ट करना जो है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग भी कम है और कॉस्ट भी कम होती है ना, ऐसे ही। Yes. और यही वजह है कि चूंकि फाइनली टैक्स पे करना होता है प्रोड्यूसर को ही, इसलिए जब इंटरनेट टैक्स लगता है ना, तो सप्लाई का लेफ्ट पे जाता है, वो
अपना डिमांड कम नहीं, डिमांड कम जब टैक्स जो है ना वो दोनों का नॉन प्राइस फैक्टर है, डिमांड का भी सप्लाई का भी। आज मैं बच्चों से डिस्कस कर रहा था तो बच्चों की गलतियां हो रही थी, इवन के लाइक बच्चे भी काफी। तो वो ये कि डायरेक्ट टैक्स डिमांड के ऊपर इफेक्ट करता है, वो राइट या लेफ्ट लेके जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डिस्पोजेबल इनकम को कम नहीं करता। एक किसी चीज पे लगा ना अगर टैक्स, तो आप ना लो तो टैक्स नहीं कटेगा, ऐसे ही है ना। आप ना लो वो चीज, तो मैं नहीं लेता टैक्स लाके, महंगी हो गई नहीं लेते, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स रहता है उसको वाइट तो नहीं करते ना, वो तो आपकी इनकम पे लगा। अच्छा, तो दूसरी चीज, क्योंकि इंटरनेट टैक्स किसने लेना होता है, दुकानदार ने। तो दुकानदार जब डिस्करेज दुकानदारी होगा ना, तो वाइनरी तो उसी को लेना है। तो इसलिए वो सप्लाई का पे इम्पैक्ट करता है इंटरनेट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स का डिमांड का पे। ये तो होगा ना। अच्छा, फिर आ गया, मेरी बात आई। जी सर। अच्छा, फिर दे एक्सपैंड द टैक्स रेट, तो कॉस्ट हो गया, ये ज्यादा लोगों को कवर कर देता है, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू हाइड, ठीक है, पेइंग टैक्स। आप टैक्स से बच नहीं सकते, इनकम में तो बच सकते हैं ना, मैंने पढ़ा टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस। जब आप चीज खरीदेंगे, एक तरीका है कि ना दो, कि चीज ना खरीदो। अगर चीज खरीदोगे तो टैक्स तो देगो ही, दोगे ही दोगे, उससे बच ही नहीं सकते आप। तो इसलिए ये दे एक्सपैंड द टैक्स बेस, मतलब ये इसकी जो टैक्स, इसके टैक्स नेट में बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, ये कोई इससे बच नहीं सकता, गरीब भी नहीं बच सकता। गरीब भी चीज लेगा तो देगा, अमीर जिसने अपनी इनकम छुपाई हुई है, नहीं बता रहा कितनी है, वो भी जब चीज लेगा देगा। तो इसमें टैक्स एवेजन जो है ना वो मुमकिन नहीं है, एवेजन तो मुमकिन ही नहीं है। और क्या आप चीज खरीदें और टैक्स ना दें, वो तो देना ही पड़ेगा। अवॉइडेंस भी मुश्किल है, पर्टिकुलरली वो आइटम जो कि आपने लेनी है, जैसे पेट्रोल है तो वो लेनी है तो टैक्स भी पे करना है। तो इसलिए आती है कि ज्यादा लोगों से टैक्स कलेक्ट करने में कामयाब होता है। तो इसलिए इसका ये जो मतलब है, दे एक्सपैंड द टैक्स बेस, ये मतलब है इसका। तो दे आर एबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। फिर कैन बी यूज्ड टू अचीव स्पेसिफिक टारगेट्स। हाँ, ये टारगेट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे अगर कोई डीमेरिट गुड है, सिगरेट है, कोई अल्कोहलिक ड्रिंक है, तो उन पे टैक्स लगा दें ताकि वो महंगी हो जाए और लोग ना लें। तो इसके और पर्पस भी हैं, खाली ये पर्पस नहीं है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले, किसी चीज की कंजम्पशन को रोकना है तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है। इंपोर्टेड आइटम अगर आपने बंद करनी है, टैक्स ज्यादा लगा दो, ठीक है ना। बात करते गवर्नमेंट ये भी कहती है ना कि इम्पोर्ट ज्यादा आ रही है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो अनफेवरेबल हो रहा है, हमारे फॉरेन रिजर्व बाहर जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है, तो गवर्नमेंट इंपोर्टेड आइटम पे टैक्स लगा देगी ताकि वो महंगी हो जाए और लोग ना लें, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर करेक्ट हो जाएगा। ये भी इनडायरेक्ट टैक्स ये वाला पर्पस भी सर्व करता है। फिर दे आर फ्लेक्सिबल, इजियर टू चेंज एज पीपल कंसिडर इट पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ। हाँ, ये भी अगर टैक्स लग जाता है तो लोगों को इतना पता नहीं चलता, कि उन्हें लगता है वो प्राइस ही पे कर रहे हैं। देखो ना, डायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा पता चलता है, कैसे पता, इसलिए कि वो आपकी इनकम में से जाता है। आप पहले इनकम फट थी, आपको 1,20,000 मिल रही थी, अब आपको 1,00,000 मिलेगी, तो आप कहेंगे यार ये क्या हुआ, इनकम मेरी कम हो गई, ऐसे ही है ना। तो ये तो अच्छा नहीं हुआ, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, तो उसमें लोग ज्यादा, दिल बी लॉट्स ऑफ ह्यू एंड क्राई फ्रॉम पीपल साइड। लेकिन ये तो है ना कि टैक्स लगा, कीमत बढ़ गई, लोगों को अच्छा यार कीमत ज्यादा हो गई, तो उसमें फिर वो टैक्स वाला इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आता, और वो रिएक्शन नहीं आता आवाम का उस तरह से। क्योंकि उसमें लोग ये भी तो कर सकते हैं ना कि चीज ना लें, टैक्स ना दो, तो उसमें लोगों के ऊपर है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो कट के ही मिलेगा ना आपको, वो तो आपको देना ही है, आपकी इनकम ही कम हो गई, ये तो आप ना चीज खरीदें, तो इसलिए उतना फील नहीं होता। तो इसलिए इस पे आप टैक्स लगा सकते हैं, फ्लेक्सिबल, किसी भी पर्पज के लिए आप चीज पे टैक्स लगा सकते हैं। और क्योंकि वो प्राइस का पार्ट बन जाता है, तो इसलिए इसको अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो उतनी नेगेटिव फीडबैक नहीं आती फ्रॉम द जनरल पब्लिक। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है जी इसमें, एक तो कि दे आर इन्फ्लेशनरी, समझती हो ना, ये इन्फ्लेशन लेके आते हैं। इन्फ्लेशन क्यों लेके आते हैं, बता दो, क्यों लाते हैं इन्फ्लेशन। सर क्योंकि प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। हाँ जी, जो चीजों की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन तो होगी, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। फिर ये रीग्रेसिव होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ये रीग्रेसिव होते हैं।
तो उसका मतलब क्या है कि अमीर अमाउंट तो ज्यादा ही पे करता है, लेकिन अमीर की परसेंटेज ऑफ टैक्स या जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम पेड एज टैक्स है वो कम होता है। इस तरह गरीब टैक्स तो कम, अमाउंट तो कम ही पे करता है, लेकिन जो टैक्स की परसेंटेज है या जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम पेड एज टैक्स है वो ज्यादा होता है गरीब अमीर के मुकाबले में। समझ आ रही ना? ये हमने डिस्कस किया था ना डिटेल में, प्रोग्रेसिव Yes, रिग्रेसिव। sir. इसी तरह आगे आते हैं तो इसका अब अगर हम डेवलप करना चाहें, अच्छा वो इन्फ्लेशनरी होता है, तो आगे आप इन्फ्लेशन के नुकसान बता सकती हो। पहले पॉइंट पे तो डेवलप करना आसान है। दूसरे में अगर रिग्रेसिव है तो अमीर पे, गरीब पे बर्डन ज्यादा आता है, तो आगे उसको आप पॉवर्टी के साथ जोड़ सकती हो, या इसको इनजस्ट है वो अनजस्ट बन जाता है ना ये, तो ये आप उसके साथ जोड़ सकती हो। अच्छा, फिर रेवेन्यू कलेक्शन इज अनसर्टन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितने लोग लेंगे। डायरेक्ट टैक्स में रेवेन्यू कलेक्शन सर्टन होती है काफी हद तक। वजह पता है आपको, हर साल कितने लोग कमा रहे हैं, आपको पता है इतने लोग कमाते हैं तो इतना टैक्स तो आएगा ही। ठीक है, अब चीजों का नहीं पता, वो लोगों पर डिपेंड करता है ना, लोग चीजें लेते हैं नहीं लेते, एक साल ली दूसरे साल नहीं ली, तो टैक्स की अमाउंट कितनी कलेक्ट होगी इनडायरेक्ट टैक्स से आपको नहीं पता। तो ये एक मसला है, सो सर्टेनिटी नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई बजट प्लान करना है, आगे इसकी डेवलपमेंट बन सकती है, तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स के रेवेन्यू की बेस पर अगर प्लान कर रही है तो वो गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है आपका बजट डेफिसिट हो जाए, हो सकता है आप जो एक्सपेंडिचर प्लान आपने किया हुआ या कर रहे हैं उतना रेवेन्यू इकट्ठा ही ना हो, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स रेवेन्यू की बेस पर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो अनसर्टन है, वो तो लोगों पर डिपेंड करता है लोग कितनी चीजें खरीदते हैं। तो इसकी डेवलपमेंट ऐसे हो सकती है। फिर टैक्स एवेजन इज encourages people tend to smuggle goods from other countries। ये भी है कि अगर आप ज्यादा टैक्स लगाते हैं चीजों पे, तो लोग फिर क्या करते हैं, स्मगलिंग शुरू। स्मगलिंग का मतलब क्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट हो रही है एक गुड्स की विदाउट इन्फॉर्मिंग गवर्नमेंट, और उस पर तो जो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है तो टैक्स भी नहीं लग रहा, तो लोग फिर उस तरफ स्विच कर जाते हैं, तो उससे स्मगलिंग ज्यादा होती है। फिर ये होता है कि टैक्स तो आपको बिल्कुल ही नहीं आता ना, क्योंकि वो तो लोग लोकल आइटम ले ही नहीं रहे, वो तो स्मगल्ड आइटम ले रहे हैं। तो उसमें फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट अलग से है कि भाई स्मगलिंग ना हो। तो ये एक प्रॉब्लम आया था, उससे गवर्नमेंट की ओवरऑल कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगी, या ये लिख सकते हैं, जिससे फिर गवर्नमेंट को स्पेंड करना प्रॉब्लम हो जाएगा इन अदर एरियाज, या गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आप एवेजन करेंगे स्मगलिंग करके, इसकी भी एवेजन इस तरह हो सकती है ना कि स्मगल करें, तो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आएगा ही नहीं, तब भी गवर्नमेंट के लिए अमाउंट कम होगी फॉर स्पेंडिंग इन अदर एरियाज। अच्छा, फिर आगे हमारे पास व्हाट इज द बजट। तो बजट हमें पढ़ा ही था कि ये एक समरी होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है रादर, जिसमें गवर्नमेंट के जो फ्यूचर एक्सपेंडिचर होते हैं और फ्यूचर जो इनकम जनरेट करनी होती है एक साल में, उसकी समरी दी होती है। तो क्या आइंदा आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इतना खर्चा करेगी, जैसे एजुकेशन पे इतना खर्च करेगी, हेल्थ केयर पे इतना खर्च करेगी, पावर प्रोजेक्ट्स पे इतना करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना करेगी, ठीक है ना? और उन खर्चा करने के लिए इनकम कहाँ कहाँ से आएगी वो भी प्लान करती है कि हम ये इनकम यहाँ यहाँ से लाएंगे। और जब बजट बनाया जाता है ना, तो बजट बैलेंस बनाया जाता है, मतलब कि जितना ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उतनी इनकम भी कहाँ कहाँ से आएगी वो भी लिख देते हैं, बराबर कर देते हैं दोनों को। लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा होता तो नहीं है ना, तो फिर उससे क्या होता है कि इवेंचुअली फिर बजट या तो डेफिसिट हो जाता है या सरप्लस हो जाता है। और डेफिसिट क्या है कि डेफिसिट में ये होता है कि आपके जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो गए और उतनी इनकम जनरेट ही नहीं हुई साल के एंड पे। जब आपने देखा तो पता चला कि उतनी इनकम जनरेट नहीं हुई जितने खर्चे हो गए हैं, तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ गया। सम टाइम गवर्नमेंट जो है ना वो ये बजट डेफिसिट प्लान भी कर लेती है, याद रखना है क्यों, एज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। कि गवर्नमेंट को लगता है कि बजट बेशक डेफिसिट हो जाए, मतलब खर्चे हम ज्यादा कर रहे हैं, बेशक लोन लेना पड़ जाए, उतना रेवेन्यू ना आए, लेकिन हमारा मकसद है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, हमारा मकसद है इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के तौर पर भी बाद गवर्नमेंट बजट डेफिसिट कर लेती है खुद। तो बजट डेफिसिट हमेशा बुरा नहीं होता, अगर इंटेंशन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आए, एम्प्लॉयमेंट आए, तो ऐसा बजट डेफिसिट अच्छा है, क्योंकि लॉन्गर रन में वो बजट डेफिसिट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बगैर ही बजट डेफिसिट आ रहा है, इसका मतलब है यू नीड टू कंट्रोल इट। अदरवाइज गवर्नमेंट को तो फिर लोन ही देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में भी, तो गवर्नमेंट तो कर्जे में डूब जाएगी। अगर गवर्नमेंट खुद बजट डेफिसिट प्लान कर रही है, फिर तो पता है ना कि लॉन्ग रन में गवर्नमेंट जो है वो बजट डेफिसिट नहीं रहेगा तो लोन अपने पूरे करके जीरो कर देगी। लेकिन अगर किसी और वजह से है तो फिर तो कर्जे ही चढ़ेंगे, जैसे पाकिस्तान में होता है। इसी तरह अगर बजट सरप्लस है तो गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू प्लान किया है खर्चे उससे कम हुए। अब ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है हर दफा हो, मतलब अगर तो ये हो गया है, अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने खर्चे ध्यान से किए हैं और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट बाद ये खुद भी प्लान करती है
बजट सरप्लस। वो क्यों? अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो गवर्नमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो फिजिकल पॉलिसी में आती है, अपनी स्पेंडिंग को जान के कम कर लेती है। रेवेन्यू है लेकिन खर्चा नहीं कर रही उतना, क्यों? ताकि जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो, जी कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो प्राइस लेवल कम होगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो बाद का गवर्नमेंट इस पर्पज के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लेती है। और लास्ट है पब्लिक सेक्टर बोरिंग, जिसे हम नेशनल डेट बोलते हैं, कि गवर्नमेंट को बाद का जब ये होता है, जब डेफिसिट बजट हो जाता है, तो गवर्नमेंट को फिर कर्जे लेने पड़ जाते हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जो आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। और फिर उनसे आप अपने इकोनॉमी को चलाते हैं। और हम वो जो कर्जे गवर्नमेंट लेती है उन इंस्टीट्यूशन से या कंट्री से, उसको नेशनल डेट बोलते हैं। तो जिस कंट्री का नेशनल डेट जितना ज्यादा होता है, उतना ही वो कंट्री, उसकी प्रोग्रेस उतनी पुअर है, और वो उतना ही वो स्ट्रगल कर रहा है। जिसका नेशनल डेट जितना कम है, वो उतना ही प्रोग्रेस कर रहा है। समझ आ गई? अच्छा गवर्नमेंट ना Yes. अच्छा गवर्नमेंट बात का नेशनल डेट जो पब्लिक सेक्टर बोरोइंग करती है ना, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कर सकती है, वो गवर्नमेंट दूसरे कंट्री से भी कर सकती है। यूएई से लोन ले लिया, सऊदी अरब से लोन ले लिया, चाइना से लोन ले लिया, ये भी हो सकता है। और गवर्नमेंट वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी कर सकती है। किससे? प्राइवेट सेक्टर से, अपनी सिक्योरिटीज बेच के। कौन सी सिक्योरिटी? वही वाली ट्रेरी बिल्स, गिल्ट एज सिक्योरिटीज। तो फर्क क्या है कि ट्रेरी बिल्स होती हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जो कि आपको जल्दी ही लोगों को पैसे वापस करने होते हैं। गिल्ट एज होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म होती है, आपको 5 7 8 साल 10 साल के बाद वापस करनी होती है। तो आप ये भी ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू अपनी सिक्योरिटी बेच के आम आवाम से भी बोरो कर सकते हैं, जो हमने पहले पहले पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ है ना? हाँ, तो बस फर्क ये है कि ट्रेडी बिल्स शॉर्ट टर्म होती हैं, वो 6 माह तक की। पूछेंगे नहीं। गिल्ट एज होती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जिसमें आपको पैसा काफी अरसे तक मिल जाता है और आपको जल्दी वापस नहीं करना होता लोगों को। तो दैट इज इट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ 4.6 का चैप्टर है, इंशाल्लाह ताला फिर अगली क्लास में शुरू करते हैं।